सोचिए, एक ऐसी खोई हुई दुनिया की जो हजारों साल पहले यहीं इसी भारतीय उपमहाद्वीप पर मौजूद थी। और ये कोई छोटी-मोटी दुनिया नहीं थी, ये इतनी विशाल थी कि उस जमाने की मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यताएं भी इसके सामने छोटी पड़ जाएं। तो चलिए, आज समय में थोड़ा पीछे चलते हैं और भारत के इन पहले शहरों के राज खोलते हैं। जरा स्क्रीन पर देखिए, ये सिर्फ पुराने पत्थर नहीं हैं, ये एक ऐसे शानदार शहर के खंडर हैं जो 4000 साल से भी ज्यादा पुराना है। ये धोलावीरा है, सिंधु सरस्वती सभ्यता के सबसे बड़े और सबसे अहम शहरी सेंटर्स में से एक। तो इन खंडरों को देखकर एक सवाल तो मन में आता ही है कि सिर्फ कुछ इमारतों और गलियों का झुंड एक महान सिविलाइजेशन कब बन जाता है। आखिर ऐसा क्या है जो किसी बस्ती को एक तरक्की वाले कॉम्प्लेक्स समाज में बदल देता है। ठीक है, तो चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। असल में हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट के पास ना एक तरह की चेकलिस्ट होती है, एक ब्लूप्रिंट जिससे वो किसी भी पुराने समाज को परखते हैं। तो एक महान सिविलाइजेशन बनती कैसे है? देखिए, उसमें कुछ खास चीजें तो होनी ही चाहिए। किसी तरह की सरकार, प्लानिंग से बसाए गए शहर, खास हुनर वाले कारीगर, दूर दूर तक होने वाला व्यापार, लिखने का कोई तरीका, अपना एक अलग कल्चर, और हाँ, सबसे जरूरी, अपने शहरों का पेट भरने के लिए भरपूर खेती। तो अब इसी ब्लूप्रिंट को दिमाग में रखकर चलिए एक ऐसे समाज को देखते हैं जिसने इन सारे बॉक्सेस को सिर्फ टिक नहीं किया बल्कि टॉप किया। हम बात कर रहे हैं सिंधु सरस्वती सभ्यता की, जिसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। बहुत से रिसर्चर्स का मानना है कि ये सिविलाइजेशन सिर्फ सिंधु नदी के किनारे ही नहीं बल्कि एक और महान नदी सरस्वती के किनारे भी फली फूली, जिसके अब सिर्फ निशान मिलते हैं। ये समझने के लिए कि ये कितनी पुरानी और अहम थीं, जरा इस टाइमलाइन पर एक नज़र डालते हैं। जब मिस्र में पिरामिड बन रहे थे, जब मेसोपोटामिया के बड़े बड़े शहर अपनी बुलंदी पर थे, ठीक उसी वक्त सिंधु सरस्वती सभ्यता फल फूल रही थी। ये दुनिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशंस में से एक थी। और अब इसका साइज देखिए, इसका फैलाव आज के पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों तक था। मतलब अगर आप उस जमाने के मिस्र और मेसोपोटामिया दोनों को मिला भी दें तो भी ये सभ्यता उनसे बड़ी थी। ये सच में एक एंशिएंट सुपर पावर थी। इतनी बड़ी, इतनी पावरफुल सिविलाइजेशन, तो मन में क्या आता है? बड़े बड़े राजा, आलीशान महल, लड़ाइयाँ, है ना? लेकिन यहीं ये कहानी थोड़ी अलग हो जाती है। जैसा कि मशहूर आर्कियोलॉजिस्ट बीबी लाल कहते हैं, ऐसा लगता है कि यहाँ के समाज में शोषण से ज्यादा आपसी मेल जोल पर जोर था। अमीर और गरीब में शायद बहुत बड़ी खाई नहीं थी। तो फिर देर किस बात की, चलिए चलते हैं इनके किसी एक शहर के अंदर और खुद देखते हैं इनकी कमाल की सिटी प्लानिंग। जैसे ही आप इन शहरों में घुसेंगे ना, सबसे पहली चीज जो हैरान कर देगी वो है इनका ऑर्डर। कुछ भी इधर उधर बेतरतीब नहीं बना था। सड़कें एकदम सीधी, एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती हुई, बिल्कुल एक ग्रिड की तरह। ये उस जमाने की बेहतरीन अर्बन प्लानिंग थी। और इस प्लानिंग का एक साफ सुथरा स्ट्रक्चर भी था। शहर को अक्सर दो हिस्सों में बांटा गया था। एक हिस्सा थोड़ा ऊंचाई पर था, किले जैसा, जिसे कहते हैं सिटाडेल या ऊपरी नगर, और दूसरा था बड़ा सा निचला नगर जहां आम लोग रहते थे। माना जाता है कि जो भी शासक वर्ग था या जरूरी पब्लिक बिल्डिंग्स थीं, वो ऊपरी नगर में होती थीं। लेकिन मजे की बात यह है कि इस बंटवारे के बाद भी कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी में कोई भेदभाव नहीं था। चाहे वो ऊपरी नगर का कोई बड़ा घर हो या निचले नगर का छोटा सा मकान, सब में एक ही साइज की अच्छी तरह पकाई गई ईंटें लगी थीं। ये सिर्फ अच्छी कारीगरी नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि कोई सेंट्रल प्लानिंग थी। सोचिए जरा, हजारों किलोमीटर तक फैले शहरों में एक ही स्टैंडर्ड फॉलो हो रहा था। कितना ऑर्गेनाइज समाज रहा होगा वो। लेकिन इस कमाल की प्लानिंग के बीचों बीच एक ऐसी चीज है, एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो आज भी आर्कियोलॉजिस्ट के लिए एक पहेली बना हुआ है। एक ऐसी बनावट जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। मिलिए मोहनजोदाड़ो के मशहूर ग्रेट बाथ से। ये एक बहुत बड़ा वाटरप्रूफ टैंक है। इसके चारों तरफ कमरे बने हैं। पानी भरने के लिए पास में ही एक कुआं है और पानी निकालने का भी पूरा इंतजाम है। इतना जबरदस्त कंस्ट्रक्शन, लेकिन सवाल वही है, आखिर क्यों? क्या काम था इसका? एक्सपर्ट्स के पास कुछ थियरीज हैं। क्या ये एक पब्लिक स्विमिंग पूल था? शायद नहीं, क्योंकि खुदाई में पता चला है कि ज्यादातर घरों में तो अपने खुद के बाथरूम थे। तो क्या ये सिर्फ शाही परिवार के लिए था? या फिर, और ज्यादातर एक्सपर्ट्स यही मानते हैं कि ये एक पवित्र कुंड था जिसे किसी खास धार्मिक रस्म के लिए इस्तेमाल किया जाता था।
और यही बात इस पूरी सिविलाइजेशन को और भी ज्यादा दिलचस्प बना देती है। इतना कुछ जानने के बाद भी बहुत कुछ है जो आज भी एक रहस्य है, एक पहेली है। उन्होंने हमारे लिए ये शानदार शहर छोड़े, ये कमाल की टेक्नोलॉजी छोड़ी, पर साथ ही छोड़ गए एक बहुत बड़ा राज। उनकी लिखावट, उनकी स्क्रिप्ट, आज तक कोई भी उसे पढ़ नहीं पाया है। सोचिए, उनकी कहानियां, उनके विश्वास, उनका पूरा इतिहास, सब कुछ उन छोटी-छोटी मोहरों पर लिखा हुआ है, जिन्हें हम बस देख सकते हैं, समझ नहीं सकते। तो ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इन प्राचीन शहरों की मिट्टी के नीचे अभी और कितने राज दफन हैं, जो बस अपने खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।